हेलो, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम ग्रोइंग टुगेदर विद श्रीश। और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एनईटी टाइप क्वेश्चंस के पार्ट 3 के बारे में। राइट, कुछ क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ पुराने प्रीवियस ईयर से उठाकर। ठीक है, इसमें गेट के पुराने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इन्वॉल्व हैं। तो आज हम कुछ बेसिक और फंडामेंटल क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले ये सवाल है आपके पास, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। एक हेल्दी पर्सन का आपको फॉलोइंग लंग वॉल्यूम्स दे रखे हैं। सिंपल आपको एडिशन और सब्सट्रैक्शन करना है। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आरवी यानी रेजिडुअल वॉल्यूम आपको दे रखा है। आरवी होता है रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। ईआरवी होता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। टीवी होता है टाइडल वॉल्यूम और टीएलसी होता है टोटल लंग कैपेसिटी। आपसे आईआरवी पूछ रहा है, यानी आपसे पूछ रहा है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, आपसे ये पूछ रहा है। ठीक है, तो बताइए। ये बहुत बेसिक सा सवाल है। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो इसको सीख लेते हैं अभी के। देखिए, जब आपको इस तरह का डेटा दे रखा हो तो इसमें एक कंसेप्ट का समझना बहुत जरूरी है। ये कंसेप्ट हमारी एनसीईआरटी की किताब में मेंशन्ड है। एनसीईआरटी किताब वो किताब है जो आपके 11th और 12th में काम आती है। 11th और 12th में जो बच्चे बायोलॉजी लेते हैं वो इस किताब को जरूर पढ़ते हैं। तो इसमें बेसिक फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद का ये कुछ ज़्यादा रह नहीं जाएगा। प्लीज़ इस सवाल को नोट डाउन कर लीजिए। इसके डेटा को मैं यहाँ पे साइड में लिख लेता हूँ। आरवी मुझे दे रखा है कितना, 900 ml। ईआरवी दे रखा है मुझे 800 ml। मुझे टाइडल वॉल्यूम दे रखा है 200 ml। मुझे टीएलसी दे रखा है, टोटल लंग कैपेसिटी दे रखा है मुझे 5500 ml। और मुझे आईआरवी निकालना है। वेरी गुड, बस मुझे इतना ही निकालना है। ठीक है, ये सवाल पता है किसने पूछा है आपसे? ये सवाल किस एग्जामिनर ने सेट किया है? ये आईएससी बेंगलोर का सवाल है, 2024 का। आईएससी बेंगलोर, इंडिया का फाइनेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके फंडामेंटल्स क्लियर हैं तो आप किसी भी लेवल के क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और ये 2 नंबर का क्वेश्चन है और ये फ्री के, जिसे कहते हैं ना मुफ्त के 2 नंबर है। अगर आपको बेसिक फॉर्मूला पता है तो आपको सिर्फ प्लस और माइनस करना है। ओनली डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन भी नहीं करना है दोस्तों। इस सवाल में सिर्फ प्लस और माइनस करना है। फॉर्मूला है टोटल लंग कैपेसिटी इज इक्वल टू आरवी रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस ईआरवी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टीवी प्लस आईआरवी। अगर आप लोगों ने मेरा ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाला सीरीज देखा है, प्लीज उसको देखिएगा। मैंने उसमें बहुत आराम से, बहुत डिटेल में इस चीज को एक्सप्लेन किया हुआ है। आरवी, ईआरवी, टीवी और आईआरवी, ये आपके मिलाकर टीएलसी बनाते हैं, टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी को मेजर करने का एक और तरीका है, हो सकता है आपसे इस बार ये पूछा जाए, तो टीएलसी को मेजर करने का एक और तरीका है, दैट इज वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज उस वाली वीडियो को भी जाके जरूर देखिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, अब ये हमारे लिए कुछ सवाल रह ही नहीं गया। एंड दिस इज बेसिक एनसीईआरटी। कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत ज्यादा
हाई फाई चीज़ है, कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा किताब पढ़ने की जरूरत है नहीं, बेसिक एनसीईआरटी की किताब से ये सवाल बनाया गया। एंड दिस इज 2 मार्क क्वेश्चन, 2 नंबर, और 2 नंबर गेट के पेपर में क्या मायने रखते हैं। एंड दिस इज नॉट बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी, बहुत सारे बच्चे बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी छोड़ देते, दिस इज प्योर जूलॉजी, जूलॉजी का सेक्शन का सवाल है, बस कर दीजिए। आरबी आपको दे रखा है 900, ईआरबी आपको दे रखा है 800, टाइडल वॉल्यूम आपको दे रखा है 200, प्लस आईआरबी आपको निकालना है, पीएलसी आपको दे रखा है 5500, 900 और 800 हो गए 1700, 1700 और 200 1900, $5500, ठीक है। तो आईआरबी आपका कितना आ गया 5500 माइनस 1900, कितना आएगा दोस्तों, $5500 माइनस 1900 कितना आएगा, 3600 ml। ये है एनईडी टाइप क्वेश्चंस, दीज आर एनईडी टाइप क्वेश्चंस, पूरे 2 नंबर, पूरे 2 नंबर, 2 नंबर यानी कितनी रैंक ऊपर और कितना परसेंटेज ऊपर और कितना स्कोर ऊपर। दिस इज द पावर ऑफ एनईडी टाइप क्वेश्चंस, प्लीज इस चीज को याद रखिएगा दोस्तों, बहुत सिंपल सवाल, 2 नंबर देके जा रहा है, इट्स नॉट ऑफ बायोकेमिस्ट्री, इट्स नॉट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, इट्स अ प्योर जूलॉजिकल क्वेश्चन, ठीक है। अब ये सवाल घुमा के अगर पूछा जाएगा, वैसे 2024 में ये सवाल पूछा गया है, तो 2026 में शायद ये सवाल ना पूछा जाए, मैं कह रहा हूं शायद, पूछ भी सकता है एग्जामिनर, बाकी अगर वो इस सवाल को घुमाएगा तो वो क्या करेगा कि अगली बार आपको वाइटल कैपेसिटी और आरवी दे देगा, रेसिडुअल वॉल्यूम दे देगा, तब आपसे पूछेगा। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा वो वाला जो ब्रीथिंग एंड गैसेस एक्सचेंज वाला वीडियो है वो जरूर जाके देखिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। एंड दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव आंसर्ड टुडे, ठीक है। पहली बात तो एनईडी टाइप क्वेश्चन से डरना नहीं है, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आपके 100 में से 100 एनईडी टाइप क्वेश्चन सही होंगे, नहीं होंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपके जितने भी एनईडी टाइप क्वेश्चन हो सारे सही हो, पर मैक्सिमम तो सही हो सकते हैं। और इस तरह के सवाल आते हैं दोस्तों, क्वेश्चंस इस तरह के आते हैं आपके पास, कोई ऐसा नहीं आता कि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पेचीदे हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। ओके, ये नेक्स्ट सवाल भी जूलॉजी का क्वेश्चन है, इट्स नॉट ऑफ क्वेश्चन या बायोकेमिस्ट्री का है, लेकिन पूछा जूलॉजी वाले सेक्शन में गया है। इसका मतलब अब आप बायोकेमिस्ट्री का बहाना नहीं बना सकते कि नहीं मुझे बायोकेमिस्ट्री नहीं आती तो मैं बायोकेमिस्ट्री नहीं पढ़ के जाऊंगा या नहीं पढ़ के जाऊंगी। सवाल सुनिए, द pKa of a Bradford solution with pH of 5 consisting of 0.4 molar sodium acetate and 0.04 molar of acetic acid is answer in integer। और मेरी एक बात सुन लेना, ऐसा क्वेश्चन आईआईटी जैम में आएगा,
ऐसा क्वेश्चन डीबीटी में आएगा, ऐसा क्वेश्चन CSIR में आ सकता है, और अब तो आ ही सकता है क्योंकि ये मर्जर होने वाला है डीबीटी और CSIR का। एंड दिस हैज प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस व्हाइल डूइंग बायोकेमिस्ट्री। अगर आप बफर्स के साथ काम करेंगे, जो कि आप करेंगे, टिश्यू को होमोजेनाइज करोगे, जूलॉजी में टिश्यू को होमोजेनाइज करोगे, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए बफर बनाओगे, कोई भी बफर बनाओगे, उसमें कैलकुलेशंस नहीं करोगे क्या? प्रोटीन निकालोगे, जीनोमिक डीएनए में कितना इथेनॉल डालना है, कितना एसजीएस डालना है प्रोटीन के, जब प्यूरिफाई करोगे, जब एसजीएस पेज पे चलाओगे तो कितना डालोगे, वो कैलकुलेशंस नहीं करोगे क्या? अगर सच में साइंटिस्ट बनना है, सच में रिसर्चर बनना है, पीएचडी करनी है आईआईटी वगैरह से, आईआईटी से, आईएससी से, आईसर से, टीआईएफआर से, अच्छे इंस्टीट्यूट से, डीयू से, जेएनयू से, बीएचयू से, एमयू से, तो कैलकुलेशंस अपनी स्ट्रॉन्ग कर लो। और अभी तुम्हारे पास टाइम है। सिंपल सा सवाल है, बहुत सिंपल सा सवाल है, एंड आई एम गिविंग यू 1 minute टाइम दैट यू प्लीज लुक एट द क्वेश्चन एंड देन वी विल आंसर इट। मैं फिर से पढ़ के सुना देता हूं जिसको नहीं समझ में आ रही मेरी राइटिंग। द pKa ऑफ बफर सॉल्यूशन विद a pH 5 consisting of 0.4 molar sodium acetate and 0.04 molar of acetic acid is। एग्जाम का स्तर बढ़ता ही जाएगा और बढ़ता ही जा रहा है। यू टेक IIT जैम, यू टेक गेट, यू टेक CSIR और DBT और CSIR DBT मर्जर और इवन देन ICMR। अगर पीएचडी करनी है तो अपने लेवल को भी आपको बढ़ाना होगा, क्योंकि अब वो टॉपिक्स और वो चीजें पढ़ के काम नहीं बनेगा जो आप अभी तक पहले पढ़ते थे। तो ये बेसिक सा, बहुत बेसिक सा सवाल है। अगर आपको और टाइम चाहिए तो आप प्लीज उसको पॉज कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, और मैं अब आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूं। एक इक्वेशन होती है जिसका नाम मैं बार बार भूल जाता हूं, 1 मिनट रुक जाइए, मैं नाम देख लूं। शॉर्ट फॉर्म में उसे HH इक्वेशन बोलते हैं। हाँ, हेंडरसन हेजलबैच इक्वेशन। सॉल्यूशन लिखो, सॉल्व कर लिया इसका, सॉल्यूशन लिखो। हेंडरसन HASSELBACH इक्वेशन। इक्वेशन बहुत सिंपल है एंड अभी मैं समझाऊंगा क्या है। pH इज इक्वल्स टू pKa log प्लस log सॉल्ट अपॉन एसिड। बस दिस इज द हेंडरसन हेजलबैच इक्वेशन। इस चीज को याद रखेंगे, कोई भी सवाल इस कैटेगरी में ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपका मिस आउट हो जाए। मैं इसको अच्छी सी राइटिंग में लिख देता हूं। जिन भी लोगों को समस्या आ रही है मेरी राइटिंग समझने में, pH इज इक्वल्स टू pKa प्लस log सॉल्ट की कंसंट्रेशन अपॉन एसिड की कंसंट्रेशन। बस दिस इज, अब तो समझ में आ रहा है, तो राइटिंग ठीक है। pH इज इक्वल्स टू pKa प्लस log सॉल्ट अपॉन एसिड। ओके, बस अब क्या है, डाल दो वैल्यूज। pH आपको दे रखा था 5, pK आपसे पूछा गया था, log सॉल्ट कितना है आपके पास, कितना सॉल्ट है आपके पास, सॉल्ट क्या है, सोडियम एसिटेट यानी CH3COONA, सोडियम एसिटेट, और एसिड आपको कितना है, CH3COOH।
ठीक है, बस अब क्या करना है आपको, फाइव पीके कितना है, पीके लॉग सॉल्व का कंसंट्रेशन कितना था 0.4 अपॉन 0.04, मोलर से मोलर हो गया कैंसिल, ठीक है, 5 pKa लॉग ये कितना आ जाएगा 100 10 यानी लॉग 10, लॉग 10 बेस टू द पावर 10 क्या होता है 1 पीके आ जाएगा आपका 4, एज सिंपल एज दैट, सिंपल सा सवाल। pH इज इक्वल्स टू पीके प्लस सॉल्ट अपॉन एसिड, सॉल्ट की वैल्यू डाली, एसिड की वैल्यू डाली, कंसंट्रेशन डाल दिया, पीके आ गया। 2 नंबर का सवाल, 2 नंबर का सवाल, और जूलॉजी में पूछा गया, ऐसा भी नहीं है बायोकेमिस्ट्री में पूछा गया हो। लेकिन इसका क्या मतलब है, इसका यह मतलब है ये जूलॉजी में भी पूछा जा सकता है, या बॉटनी में भी पूछा जा सकता है, ये बायोकेमिस्ट्री में पूछा जा सकता है, ये माइक्रोबायोलॉजी में पूछा जा सकता है। तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। हेंडरसन हेसलबैच इक्वेशन। आगे चलते हैं। आज मैं कुछ इस तरह इस पैटर्न के सवाल लेके आया हूं कि आपका कुछ चीजें रिवाइज हो जाए, ठीक है। आगे चलते हैं। ओके, एक क्वेश्चन है, काफी बड़ा क्वेश्चन है, देख के डर जाएगा आदमी। जीसीसी एयूजी जीसीजी यूसीयू जीसीयू जीजीसी यूसीजी एयूसी जीसीजी एजीसी जीएयू सीजीयू एसी जीयूए यूएजी यूएयू जीएए। हो सकता है इसमें कुछ हो गया हो। अब इस चीज को पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। एज्यूम कैनोनिकल इनिशिएशन। कैनोनिकल
इनिशिएशन। ये वो सवाल है जो बच्चे छोड़ के आते हैं एग्जाम में और मुझे दुख होता है। पता है क्यों? क्योंकि ये सवाल बड़े आसान होते हैं, बस एग्जामिनर आपको डराने की कोशिश करता है और एंजाइटी में, पैनिक में आप डर भी जाते हो। कैनोनिकल टर्मिनेशन। नो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। No post-translational modification, and average molecular mass of amino acid and average molecular mass of amino acid to be 110 Daltons. The theoretical molecular mass of polypeptide translated from above nucleotide sequence is सवाल बहुत अच्छा है और बहुत फंडामेंटल सवाल है। अगर आपको ये सवाल समझ में आता है, सॉल्व कर पाए ना कर पाए वो अलग बात है, अगर आपको ये सवाल समझ में आता है तो इसका मतलब ये कि आपके मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के कंसेप्ट्स क्लियर हैं। अगर नहीं, सवाल ही समझ में नहीं आता है, पल्ले ही नहीं पड़ रहा है कि हो क्या रहा है इस सवाल में, तो फिर आपके मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के कंसेप्ट्स उतने शार्प नहीं है, आपको फंडामेंटल्स पे रिविजिट करना पड़ेगा। पहले इस सवाल को समझिए। आपको एक सीक्वेंस दे रखी है, आपसे कहा गया है, आप कुछ टर्म्स बच्चों को कंफ्यूज कर सकते हैं, ठीक है, और कंफ्यूजन होना स्वाभाविक है। एक है सबसे पहले कैनोनिकल इनिशिएशन एंड कैनोनिकल टर्मिनेशन। कैनोनिकल का मतलब पता है क्या होता है? कैनोनिकल का मतलब होता है कन्वेंशनल। कन्वेंशनल मतलब उसमें कोई भी जैसे है वैसा ही दिखा रहे हैं। कैनोनिकल का मतलब होता है बिल्कुल जैसा जैसा अभी तक आपको पढ़ाया गया है वही है, कोई चेंज नहीं है, कोई ऑल्टरेशन नहीं है। नो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन इन द एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ द अमीनो एसिड इज टू बी 110 डाल्टन। ये तो आपको पता ही है क्यों है। द थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास ऑफ द पॉलीपेप्टाइड ट्रांसलेटेड फ्रॉम द अबव न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस। 2 नंबर का सवाल है, दिस इज 2 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें जो गलतियां हो सकती हैं, जो ट्रैप्स हो सकते हैं, वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूं, समझा देता हूं। इसमें ट्रैप क्या क्या हो सकते हैं? व्हाट कुड बी द ट्रैप्स? द फर्स्ट ट्रैप इज कि बच्चे यहां से कोडॉन स्टार्ट कर दे गिनना, और गिनने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 कोडॉन्स गिन दें और कह दें कि 18 पॉलीपेप्टाइड बनेंगे। 18 अमीनो एसिड का पॉलीपेप्टाइड बनेगा और 18 को 110 से मल्टीप्लाई कर दें और कह दें कि हमारा आंसर
इस तरह का आ रहा है। एटीन जीरो जीरो 18 वन जा 18, 18 वन जा 18 एंड 10, कहते हैं ये हमारा मॉलिक्यूलर मास आ रहा है, जो कि गलत है। 18 कोडॉन नहीं है इसमें। ये वाले कोडॉन पहली बात तो नहीं है, ये दो कोडॉन नहीं है, और ये दो कोडॉन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि द स्टार्टिंग ऑफ एनी पॉलीपेप्टाइड स्टार्ट्स विद AUG, ये आइडेंटिफाई करना था, और यहां पे खत्म हो जाएगा UAG टर्मिनेशन कोडॉन, बस खत्म। अब आप कोडॉन गिन लीजिए, 1 कोडॉन, 2 कोडॉन, 3 कोडॉन, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो 40 इंटू 10, 110 को जरा 14 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आता है? 1540 डाल्टन्स इसका आंसर है। तो इसका आंसर आ जाएगा 1540 डाल्टन्स। समझ में आया? सवाल समझ में आया? और इसका 1980 क्यों नहीं होगा, ये समझ में आया? बहुत सारे बच्चे जो है वो यहां से काउंट करना स्टार्ट कर देंगे और लास्ट तक काउंट करते रहेंगे, जबकि एक इंपॉर्टेंट चीज आप सबको पता होनी चाहिए कि AUG से स्टार्ट होता है और UAG, UAA और UAG पे खत्म होता है, UGA पे। ठीक है, तो बस इसमें इतनी ही कहानी थी कि आपको AUG से स्टार्ट करना है, एंड फर्स्ट कोडॉन इट्स अ स्टार्ट कोडॉन एंड इट आल्सो कोड्स फॉर मेथिओनिन के लिए कोड करता है, और स्टार्ट कोडॉन भी होता है। तो बस यहां से स्टार्ट कर दीजिए, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 आपके कोडॉन्स हैं, और एक कोडॉन एक अमीनो एसिड बनाता है, तो 14 बनाएंगे, 14 अमीनो एसिड्स, और एक अमीनो एसिड का वेट 110 है, तो 14 का कितना हो जाएगा? 1540। मेरे ख्याल से अब आपको बात समझ में आ रही होगी। इसी से मिलता जुलता सवाल एक अभी करवाने जा रहा हूं मैं, देखने के लिए किसी को कुछ समझ में भी आया है कि सबने केवल हवाबाजी ही करी है। इसी से मिलता जुलता सवाल, इस सवाल की बस जो लैंग्वेज थी वो थोड़ी सी टिपिकल थी, उसमें कैनोनिकल इनिशिएशन एंड कैनोनिकल टर्मिनेशन जैसे शब्दों का इस्तेमाल था, और दूसरा जो ट्रैप था वो AUG और UAG वाला था, कि आपको आगे के मतलब टर्मिनेशन के बाद के 2 कोडॉन्स और स्टार्टिंग के AUG से पहले के 2 कोडॉन्स कंसीडर ही नहीं करने, वरना आपका 1980 आंसर आता। आप कहते हैं मैं पेपर बहुत अच्छा करके आया हो, आपके यहाँ पे नंबर 0 हो जाते, 2 की जगह 0 हो जाते हैं। ठीक है, तो ये ट्रैप्स हैं, जो गेट वाला हमेशा एग्जामिनर आपको देगा, हमेशा आपको ट्रैप करने की कोशिश करेगा इस तरीके से। ओके, चलते हैं, अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे मिलता जुलता सवाल, इससे मिलता जुलता सवाल एक करवाता हूं मैं आपको।
यस, और ये सवाल है सेक्शन बॉटनी में, यानी आप ये कहकर नहीं जा सकते कि मैं सिर्फ जूलॉजी पढ़ूंगा और बॉटनी पढ़ूंगा, मैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि भैया सवाल उसके भी आएंगे, इसलिए आप कोई यूनिट छोड़ नहीं सकते। खैर, सवाल सुनिए, बहुत आसान सा सवाल है। द mRNA, और किस तरह से कंफ्यूज करता है आपको एग्जामिनर, किस तरह से आपको ट्रैप करता है, वो भी आप यहां समझेंगे। द mRNA of a hypothetical plant gene HSDU is 800 nucleotide long. 800 nucleotide long and encodes for a protein of 160 अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स को मैंने डबल ए से लिख दिया है, ए अमीनो एसिड्स में लिख देता हूं। The calculated length of the HD, the calculated length of the HSDU CDS gene will be dash nucleotides in integer। समझिए, आपको क्वेश्चन ट्रैप कहां कर रहा है वो भी समझिए, और आपको ट्रैप नहीं होना है वो भी समझिए। पहले इस क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, पॉज लीजिए 2 मिनट का, और बताइए इस क्वेश्चन में ऐसा क्या है जो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कुछ भी। मैं फिर से पढ़े देता हूं। द mRNA ऑफ अ हाइपोथेटिकल प्लांट जीन, mRNA की बात कर रहे हैं आपसे, हाइपोथेटिकल प्लांट जीन की बात कर रहे हैं, इज 800 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग। अगर यहां से पढ़ने में नहीं आया मैं पढ़ के बता देता हूं, 800 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग है, एंड इनकोड्स फॉर अ प्रोटीन, ठीक है, ऑफ 160 अमीनो एसिड्स, ठीक है। द कैलकुलेटेड लेंथ ऑफ HSDU CDS जीन विल बी, CDS यानी CDS मतलब कॉम्प्लीमेंट्री DNA सीक्वेंस, याद आ रहा होगा, mRNA से हम लोग cDNA बनाते हैं, राइट, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का यूज करके। तो इस सीक्वेंस की आपको इससे लेंथ पूछ रहा है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। 2 मिनट सोचिए, 2 मिनट सोचिए इस सवाल पर। सोचना अति आवश्यक है, सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर सोच के सवाल करेंगे तो ये सवाल 1 मिनट का लेंगे। चुटकियों में सवाल सॉल्व होते हैं, चुटकियों में। चलिए मैं बता देता हूं, देखिए समझिए। ये जो इंफॉर्मेशन इसने यहां तक दे रखी है 800 न्यूक्लियोटाइड वाली, ये बिल्कुल बकवास इंफॉर्मेशन है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना देखना है, इस इनकोड फॉर अ प्रोटीन ऑफ 160 अमीनो एसिड, बस। ये जो मैंने 4 ऐसे डॉट्स से बनाए हैं, दीज आर नथिंग बट अमीनो एसिड्स। तो ये N1 से लेकर N160 तक है, 160 अमीनो एसिड्स हो गए, ये तो बात कंफर्म हो गई।
अभी मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में इसीलिए मैंने बताया था दोनों लिंक्ड सवाल हैं और दोनों मिलते जुलते सवाल। मैंने क्या बताया था, 3 न्यूक्लियोटाइड एक प्रोटीन बनाते। इससे मिलता जुलता एक और सवाल करवाऊंगा अभी आपसे। 3 न्यूक्लियोटाइड एक प्रोटीन बनाते, यानी सॉरी एक प्रोटीन नहीं, सॉरी एक अमीनो एसिड बनाते। आई एम वेरी सॉरी, एक अमीनो एसिड बनाते। 3 न्यूक्लियोटाइड एक प्रोटीन नहीं बनाते, एक अमीनो एसिड बनाते। आई एम सॉरी फॉर दैट। यानी कि एक अमीनो एसिड बनने के लिए आपको 3 न्यूक्लियोटाइड लगते हैं। तो सिंपल मैथ्स ये कहता है कि 160 अमीनो एसिड्स की प्रोटीन को बनाने के लिए आपको 480 न्यूक्लियोटाइड लगेंगे। बट 480 इसका आंसर नहीं, इसका आंसर 483 है, बिकॉज वी ऑल्सो इंक्लूड स्टॉप कोडॉन। अब ये यहां पे आता है कि 483 हमारे पास आंसर कैसे आया, 483 क्यों आया। इतना तो हमें समझ में आ गया कि एक अमीनो एसिड लगने के लिए 3 न्यूक्लियोटाइड लगते हैं। 3 न्यूक्लियोटाइड के लिए तो 160 यानी 160 अमीनो एसिड बनाने के लिए हमें 480 न्यूक्लियोटाइड लगेंगे। ठीक है, तो अब ये समझ में आना चाहिए कि 480 न्यूक्लियोटाइड तो है, पर हम उसमें 3 ऐड क्यों करेंगे, वो मैं आपको अभी समझाता हूं। अभी इससे पहले वाला जो सवाल देखा था हमने, उसमें एक चीज आपने गौर करी होगी, देखिए इसको थोड़ा इस तरह से समझिए। ये आपकी कोई भी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, ठीक है, यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से यहां तक, और ये आपका UAG, UAA और UGA कोई भी स्टॉप कोडॉन हो सकता है। ठीक है, जब राइबोसोम, आई एम सॉरी फॉर माय ड्राइंग, पर राइबोसोम जब यहां से लेकर यहां तक जाता है तो वो अपने साथ प्रोटीन बनाता जाता है। भाई यहां पे जाएगा तो छोटी सी प्रोटीन होगी, यहां मूव करेगा तो इससे बड़ी प्रोटीन होगी, यहां मूव करेगा तो इससे और ज्यादा बड़ी प्रोटीन होगी। ठीक है, लेकिन यहां पे जब राइबोसोम आ जाएगा तभी तो वो स्टॉप करेगा, तब वो प्रोटीन नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अगेंस्ट कोई अमीनो एसिड ही नहीं है। UAG, UAA and UGA are stop codons because they do not have the corresponding amino acids and that's why they are stop codons. तो हम ये स्टॉप कोडॉन भी इंक्लूड करेंगे, क्योंकि जब तक ये नहीं आएगा, जब तक ये सीक्वेंस नहीं आएगी, तब तक प्रोटीन आपकी आगे बढ़ती ही चली जाएगी। इसलिए द आंसर इज 483 एंड नॉट 480. यू शुड ऑल्सो इंक्लूड द टर्मिनेशन कोडॉन एंड यू शुड नेवर इग्नोर इट। ठीक है, ये कंसेप्ट मुझे आपको देना था। ओके, इसी से मिलता जुलता एक और सवाल मैं आपको देता हूं। मैं इतने सवालों की प्रैक्टिस करवा दूंगा ना आपकी कि ऐसा होगा नहीं कि अगर आपने इस तरह के सवाल आपको देखने को मिलेंगे तो आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, आप कहेंगे कि नहीं मैं कर लूंगा। चलिए अब आगे चलते हैं। इस तरह का सवाल मैं आपको, चलिए एक मैं आपको पहले एक माइक्रोस्कोपी वाला सवाल करवा दूं। ओके, क्योंकि यह सवाल भी आ सकता है, यह आपका सवाल जूलॉजी में भी आ सकता है, बॉटनी में भी आ सकता है, माइक्रोबायोलॉजी में भी आ सकता है, बायोकेमिस्ट्री में भी सकता है, लेकिन जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और बॉटनी के सेक्शंस में इस सवाल की ज्यादा अहमियत है। ठीक है,
A fluorescence microscope with an objective lens of numerical aperture NA 1.5 is used of a wavelength is used with a wavelength is used with light of wavelength lambda is equals to 600 nanometer. The lateral resolution limit of this microscope rounded off to nearest integer is dash nanometers. फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट सवाल है, 2 मिनट इसको सोचेंगे और फिर लगा लेंगे, ठीक है। 2 मिनट इसमें बस सोचेंगे और लगाएंगे। फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, अगर फॉर्मूला आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो फिर कोई फायदा नहीं है, फिर हम सीधा इस क्वेश्चन को स्किप करेंगे। देखिए दोस्तों, मैं एक बात आपको बहुत अच्छे से समझा देना चाहता हूँ। गेट का पेपर, CSIR का पेपर, DPT का पेपर, ICMR का पेपर या इनफैक्ट कोई भी पेपर 2 चीज़ें टेस्ट करता है। फर्स्ट आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड दूसरी आपकी प्रेशर लेने की कैपेसिटी, ठीक है। कभी कभार वी फॉरगेट द फॉर्मूलास, हमें फॉर्मूला बिल्कुल भूल जाते हैं, हम सुबह याद करके जाते हैं, सुबह रिवाइज करके जाते हैं और एग्जाम के प्रेशर में आकर या सवालों के देखने के एक्साइटमेंट की उसमें हम भूल जाते हैं। जिस भी सवाल में इतना सा भी डाउट हो सवाल को प्लीज अटेम्प्ट मत करिएगा। अगर आपको किंचित मात्र मतलब 0.0000001% भी अगर डाउट है और अगर उसमें नेगेटिव मार्किंग है तो उस सवाल को करने से बचिएगा, ठीक है। चलिए मैं सॉल्यूशन को आपको बताता हूं। आपको मेरे ख्याल से आपने लिख लिया होगा, मैं फिर से इसे डिक्टेट कर देता हूं जिनको मेरी राइटिंग नहीं समझ में आ रही है। अ फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप विद एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ न्यूमेरिकल अपर्चर NA 1.5 is used with a light of wavelength 600 nanometer. The lateral resolution limit of this microscope rounded off to nearest integer is dash nanometer. चलिए बहुत अच्छे से इस सवाल को समझ लेंगे। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और इसमें कुछ ज्यादा वो नहीं है। ये सवाल आपके पूछे जा सकता है और भी कॉम्पिटिशन्स में। इसका सीधा सा फॉर्मूला होता है ये D is the limit of resolution is 0.61 lambda upon NA. बस this is the your solution. D is nothing but lateral resolution. D is nothing but lateral resolution. तो बस अब आप देख लीजिए 0.61 इंटू 600 नैनोमीटर अपॉन NA 1.5 दे रखा है। तो आप देख लीजिए, यहाँ आप 100 ले आएंगे, यहाँ आप 10 ले जाएंगे, इसको इससे कैंसिल कर देंगे। 150 इंटू
150 मैं फिर से कर देता हूँ 0.61 इंटू 600 डिवाइडेड बाई 1.5। यहाँ का 10 में ऊपर ले गया, यहाँ का 100 में नीचे ले आया, पॉइंट हट गया, ठीक है। 150 4 जा 4 जा 600 61 इंटू 4 244 नैनोमीटर। आंसर आपका 200 से 250 नैनोमीटर था। ठीक है, और सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। लेटरल रेजोल्यूशन की लिमिट है 0.61 लैम्डा अपॉन न्यूमेरिकल अपर्चर। ठीक है, तो आगे चलते हैं। एक चीज मैं आपसे और कहना चाहूंगा कि ये तो बहुत बेसिक सा सवाल है, बट एग्जामिनर इतना रहमदिल नहीं है। ठीक है, एग्जामिनर थोड़ा ट्रिकी है। वो जानता है कि आजकल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है बच्चों के पास, तो वो पता है क्या करेगा, वो आपसे लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन पूछेगा ही नहीं। वो आपसे क्या पूछेगा, मैं बताता हूँ आपसे क्या पूछेगा। वो आपसे पूछेगा डायमीटर ऑफ एयरी डिस्क। ओ भाई साहब, ये क्या है? ये क्या चीज है? ये क्या नई चीज है? ये तो हमने कभी पढ़ी नहीं। वो आपसे डायमीटर ऑफ एयरी डिस्क पूछेगा। कंसेप्ट वाइज बाद में बताऊंगा, फॉर्मूला वाइज समझ लीजिए। सिंपल फॉर्मूला है 1.22 अपॉन Na इंटू लैम्डा। बस जब आपसे लिमिट ऑफ लेटरल रेजोल्यूशन पूछेगा तो आप बताएंगे 0.61 अपॉन Na अपर्चर इंटू लैम्डा। और जब आपसे डायमीटर ऑफ एयरी डिस्क पूछेगा तो 1.22 अपॉन Na इंटू लैम्डा। बस ये आपसे कब कब पूछ सकता है? ये आपसे पूछ सकता है डायमीटर ऑफ एयरी डिस्क, या फिर आपसे पूछ सकता है सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमम। सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमम आपसे पूछ सकता है ये डिफ्रैक्शन पैटर्न के सवाल में, और आपसे पूछ सकता है ये बेसिकली रेडियस और डायमीटर ऑफ डिफ्रैक्शन स्पॉट। दोस्तों प्लीज इस बात को ध्यान रखेंगे, ये डायमीटर है, रेडियस के लिए आपको इसे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना। प्लीज इस चीज को याद रखिएगा। जब लिमिट ऑफ लेटरल रेजोल्यूशन पूछना है तो 0.61 अपॉन Na इंटू लैम्डा आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जब डायमीटर ऑफ एयरी डिस्क पूछ रहा है तो ये आ जाएगा
एयरी डिस्क का डायमीटर इज 1.22 लैम्डा अपॉन एन। ये कब कब पूछा जा सकता है? डिफ्रैक्शन पैटर्न, सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमा, रेडियस और डायमीटर ऑफ डिफ्रैक्शन स्पॉट। मैं फिर से बोल रहा हूं, जब लिमिट ऑफ लेटरल रेजोल्यूशन पूछता है एग्जामिनर तो ये वाला फॉर्मूला ठीक है, लेकिन जब डिफ्रैक्शन पैटर्न पूछे, आपसे सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमम पूछे, आपसे रेडियस और डायमीटर ऑफ डिफ्रैक्शन स्पॉट पूछे, या डायमीटर ऑफ एयरी डिस्क पूछे, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। रेडियस पूछेगा तो डेफिनेटली उसे आप 2 से डिवाइड कर देंगे, बस। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी बहुत सारे सवाल कराने आप लोगों को, ऐसे थोड़ी ना छोड़ दूंगा। गेट का पेपर आ रहा है, थोड़ा सा सीरियस, हफ्ते भर बाद गेट का पेपर है। आज थर्सडे हो गया है, फ्राइडे सैटरडे, अगले ही सैटरडे पेपर है, तो थोड़ा सीरियस, ठीक है। ओके, बहुत बेसिक सब फंडामेंटल, अगेन उसको मैं उसका सवाल तो कहूंगा भी नहीं, ये मैथमेटिक्स का सवाल है, ये सवाल उसका है ही नहीं, और वो भी बेसिक सिंपल मैथ्स का सवाल है। सवाल कुछ इस तरह का है कि द लेंथ ऑफ डबल हेलिकल डीएनए molecule is 13.6 किलोमीटर। ओ भाई साहब, ठीक है। if the DNA double helix weigh 1 into 10⁻⁻18 ग्राम per 1000 nucleotide pairs and rise per base is 3.4 angstrom, then the weight of the double helical DNA molecule, then the weight of DNA double helical of DNA molecule is dash नैनोग्राम्स। अच्छा सवाल है, फंडामेंटल क्वेश्चन है, कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। देखिए इस चीज़ को और बताइए क्या आप इस सवाल को सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। मैं पढ़ देता हूं। The length of the double helical DNA molecule is 13.6 kilometers. The length of the double helical DNA molecule is 13.6 kilometers. If the DNA double helix weighs 1 into 10⁻⁻18 grams per 1000 nucleotide pairs and rise per base is 3.4 angstrom, then the weight of double helical DNA molecule is or will be in nanogram. टिपिकल मैथमेटिकल सवाल, इसका उससे कोई ज़्यादा रिलेशन नहीं है। अगर आपके फंडामेंटल्स क्लियर है तो ये सवाल बड़ी आसानी से बन जाएगा, आपसे हो जाएगा। अगर आपको और वो चाहिए और क्या कहते हैं और टाइम चाहिए तो प्लीज़ वीडियो को पॉज कर दीजिए। मैं फिर से एक बार धीरे धीरे इस भाषा में आपको रिपीट कर देता हूँ सवाल। द लेंथ ऑफ double helical
DNA molecule is 13.6 kilometer. If the DNA double helix weigh 1 into 10 is to power minus 18 gram per 1000 nucleotide and rise per base is 3.4 angstrom, then the weight of the double helical DNA molecule is, वेट आपको किस में निकालना है, नैनोग्राम्स में. ठीक है, ओके, वेट निकालना है. ठीक है, सवाल को पढ़ते हैं तो सवाल को समझते हैं. देखिए, लेंथ आपको 13.6 किलोमीटर दे रखी है. 13.6 किलोमीटर का मतलब क्या है, लेंथ आपको दे रखी है 13.6 किलोमीटर. ठीक है, यानी 13.6 इंटू 10⁻³ मीटर. एम आई करेक्ट? यस. ठीक है, 1000 न्यूक्लियोटाइड का वेट आपको दे रखा है, 1000 न्यूक्लियोटाइड का वेट आपको दे रखा है 1 इंटू 10⁻18 ग्राम. यानी एक न्यूक्लियोटाइड का वेट कितना हो जाएगा, 1 इंटू 10⁻18 ग्राम अपॉन 1000. ये कितना आ जाएगा, 1 इंटू 10⁻15 ग्राम. -15 नहीं होगा, ये जब ऊपर जाएगा तो ये -21 हो जाएगा. सॉरी, -21 ग्राम. जाहिर सी बात है, -15 नहीं होगा, -21 होगा. जब 1000 न्यूक्लियोटाइड का वेट 10⁻18 ग्राम है तो एक न्यूक्लियोटाइड का वेट उससे कम ही तो होगा दोस्त. तो 1 इंटू 10⁻21 ग्राम्स हो जाएगा. ठीक है, इसको मैं यही नैनोग्राम्स में चेंज कर देता हूँ. नैनोग्राम्स में चेंज करने के लिए क्या करना है, 10⁻⁹ में लाना है. क्या रुकिए, अभी मत करिए, अभी टफ पड़ जाएगा, कैलकुलेशन बाद में कर लेंगे. क्या है, ये एक न्यूक्लियोटाइड का वेट है ग्राम्स में, 1 इंटू 10⁻21 ग्राम्स. ठीक है, अब आपको क्या दे रखी, लेंथ दे रखी है और आपसे राइज पर बेस पेयर कितना पूछ रहा है, 3.4 एंगस्ट्रॉम. ठीक है, तो ये वाली चीज में मिटा देता हूं. टोटल डीएनए की लेंथ कितनी है, 13.6 किलोमीटर और 13.6 इंटू 10⁻³ मीटर. एक बेस पेयर की लेंथ है 3.4 एंगस्ट्रॉम. तो ऐसे कितने बेस पेयर होंगे, इंटू n करूंगा तो ये आ जाएगा. n की वैल्यू पता लगानी है, तो n इंटू 3.4 एंगस्ट्रॉम इज टोटल लेंथ 13.6 इंटू 10⁻³ मीटर. एंगस्ट्रॉम को लिखने का तरीका 3.4 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, 13.6 इंटू 10⁻³ मीटर. मीटर से मीटर कैंसिल हो गया. ठीक है, तो n हमारे पास प्योर एक यूनिटलेस डायमेंशन है. ठीक है, n क्या है यहां पे, n नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है, n है नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स दैट आर प्रेजेंट इन दिस डीएनए मॉलिक्यूल. ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, n इक्वल्स टू 13.6 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 3.4 इंटू 10⁻⁻10.
-10 ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा +10। 13.6 इंटू 10⁻13 डिवाइडेड बाय 3.4। थोड़ा सा मैथ सोचो। 3.4 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आंसर आ जाएगा? 4 4 जा 16, 4 3 113, यानी 3.4 इससे 4 टाइम्स कर रहा है। तो n मेरे पास आ जाएगा 4 इंटू 10⁻13। मैंने अभी क्या निकाला था? मैंने एक न्यूक्लियोटाइड का, ये मेरे पास नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है। एक न्यूक्लियोटाइड का अभी मैंने वेट निकाला था, कितना? 1 इंटू 10⁻21 ग्राम्स। एक का इतना है, तो पूरे उसका कितना होगा? जितने उसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होंगे 4 इंटू 10⁻13। ये कितना आ जाएगा? 4 इंटू 10⁻13 -21 और +13 कितना हो गया? -8 ग्राम। ये हो गया आपका -8 में। रिपोर्ट किस में करना है? नैनोग्राम में, यानी कि -9 में, 10⁻−9 ग्राम्स में। तो इसको बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? पहले भी बताया था, मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं। मल्टीप्लाई क्यों करेंगे और डिवाइड क्यों करेंगे? डिवाइड इसलिए करेंगे ताकि ये बड़ी यूनिट छोटी यूनिट में कन्वर्ट हो जाए, और मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? ताकि ये यूनिट, ये क्वांटिटी ओवरऑल चेंज ना हो। अगर मैंने तुम्हें 100 रुपए दिए और मैंने तुमसे 100 रुपए वापस ले लिए, तो तुम्हारे पास जितना पैसा था, चाहे वो 0 हो, चाहे वो 100 हो, चाहे वो 200 हो, चाहे वो 400 500 हो, उसमें ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने इसका 10 से गुणा किया और 10 से ही भाग कर दिया, तो ये कितना हो गया? 40 इंटू 10⁻−9 ग्राम और 40 नैनोग्राम। नैनो का मतलब है 10⁻−9। बस, दिस इज योर आंसर, 40 नैनोग्राम। नैनोग्राम दे रखा था तो 40 एनएटी टाइप क्वेश्चन में आंसर। इस तरह के होते हैं एनएटी टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। मेरे ख्याल से कुछ कॉन्फिडेंस आ रहा होगा। देखते हैं सेशन कितना बड़ा हो गया है। ओके, 1 घंटे से ऊपर हो गया हम लोगों को पढ़ते हुए, सवाल सॉल्व करते हुए, ठीक है। कोई बात नहीं, मैंने काफी क्वेश्चंस करवा दिए आप लोगों को, ठीक है। एक सोच रहा हूं मैं आप लोगों को जेनेटिक्स का क्वेश्चन और करवा देता हूं, ठीक है। फाइनल एक लास्ट क्वेश्चन, ये रहने दूं वरना बॉटनी वाले बुरा मान जाएंगे कि सर आप जूलॉजी के क्वेश्चन कराते हो, आप माइक्रो के क्वेश्चन कराते हो, आप बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन कराते हो, आप प्लांट के तो क्वेश्चन ही नहीं कराते, हम आपका वीडियो नहीं देखेंगे। तो भैया बॉटनी वालों बुरा मत मानो, मैं तुम्हारे लिए भी क्वेश्चन ढूंढ के ला रहा हूँ। बस मुझे ढूंढने दो बढ़िया सा बॉटनी का क्वेश्चन। जेनेटिक्स का क्वेश्चन होगा, बढ़िया सा कराऊंगा। हाँ, मिल गया, वाह क्या क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जिस किसी ने मेरी ब्लड ग्रुप वाली जेनेटिक्स की क्लास वाली देखी है वो इस क्वेश्चन को आसानी से कर लेगा। जिसने नहीं देखी हो जाके देख ले, और नहीं तो इस क्वेश्चन से समझ ले। इन अ जेनेटिक क्रॉस, मैं थोड़ी सी अच्छी राइटिंग में लिखता हूं वरना आप लोग मुझे जज करोगे। इन अ जेनेटिक क्रॉस between two pure line parents differing lines, parent differing into independently, parent differing into independently segregating traits
traits, plant height tall versus dwarf, plant height tall versus dwarf, and flower color. And flower color, purple versus white, all F1 plants were tall with purple flowers. All F1 plants were tall with purple flowers. In test cross population involving these F1 individuals, in test cross population involving these F1 individuals, the expected percentage of oh my god, dwarf plants with purple flower would be dwarf plant with purple flower would be, आई एम वेरी सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग. मैं आपको क्वेश्चंस जो हैं, जितने भी मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, उन सब की आपको पीडीएफ इसी इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो दे दूंगा, लिंक डाल के दे दूंगा. क्योंकि राइटिंग मेरी बहुत ख़राब है, मुझे खुद समझ में आ रहा है, शायद दूर से पढ़ने में आप लोगों को प्रॉब्लम होती होगी. मैं सुधारने की कोशिश करूँगा, बट ठीक है. अभी काम की बात करते हैं. यह इस सेशन का आखिरी सवाल है. कल वाले सेशन में हम और थोड़े से पेचीदा सवाल थोड़े से और डिस्कस करेंगे. ठीक है, वी विल ट्राई टू कंप्लीट द फाइनल सेशन. ठीक है, ओके. सवाल बहुत आसान है, बहुत बहुत आसान सवाल है. इन ए जेनेटिक क्रॉस बिटवीन टू प्योर लाइन्स ऑफ पेयरिंग differing in two independently segregating traits, plant height tall versus dwarf, and flower color purple versus white, all ever plants were tall with purple flowers. In test cross population involving these ever individuals, that expected percentage of dwarf plants with purple flower would be. पहले इस सवाल को समझिए. मैं फिर से इस सवाल को धीरे धीरे हल्की हल्की एक स्लो आवाज में, एक धीमी आवाज में बोलता हूं. इन अ जेनेटिक क्रॉस बिटवीन टू प्योर लाइन्स, पेरेंट डिफरिंग इन टू independently segregating traits, plant height tall versus dwarf bracket close, and flower color purple versus white, all F1 plants were tall with purple flowers. In a test cross population involving the F1 individuals, the expected percentage of dwarf plants with purple flower would be. ठीक है, अब इसको समझते हैं. Now I'll understand the question. अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, बहुत आसान सा सवाल है. और अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो पे कंटिन्यू करिए, देखते रहिए, और हम आज का आपका लास्ट और धमाकेदार क्वेश्चन करवाते हैं. देखिए, एक प्लांट है,
प्लीज डोंट जज माई ड्राइंग, मेरी ड्राइंग ऐसी खराब है। इसके दो ट्रेड्स है, दो ट्रेड स्टडी कर रहे हैं हम। एक फ्लावर का कलर स्टडी कर रहे हैं और एक प्लांट की हाइट स्टडी कर रहे हैं। इंडिपेंडेंटली असॉर्टिंग ट्रेड्स है, यानी लिंकेज विंकेज का कोई सीन तो है नहीं, अलग अलग क्रोमोसोम पे है। सपोज ये जो हाइट का ट्रेड है ये क्रोमोसोम 7 पे है, तो ये जो कलर का ट्रेड है दैट विल बी ऑन क्रोमोसोम सपोज 15, मान के चल रहा हूं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। अगर ये सेम क्रोमोसोम पे भी है तो भी इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज मोर देन, अगर ये सेम क्रोमोसोम पे भी है, अगर ये सेम क्रोमोसोम पे भी है तो इनका जो डिस्टेंस है वो मोर देन 50 सेंटीमीटर है। कितने लोगों को ये बात समझ में आई? देखिए सवाल हमसे क्लियरली बोल रहा है, सवाल हमसे क्लियरली बोल रहा है, एक सेकेंड, सवाल हमसे क्लियरली बोल रहा है कि तो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेटिंग प्लांट ट्रेट्स है, इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेटिंग का मतलब या तो उनकी क्रोमोसोमल लोकेशन उन ट्रेट के अलग हो, या फिर उनकी अगर क्रोमोसोमल लोकेशन सेम हो तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है, जीन्स के बीच का जो डिस्टेंस है, यानी वो जीन जो फ्लावर के कलर को डिटरमाइन कर रहा है, वो जीन जो फ्लावर प्लांट की हाइट को डिटरमाइन कर रहा है, वो 50 सेंटीमीटर अपार्ट हो या उससे ज्यादा, ठीक है। ये तो हमारी बात समझ में आ गई फर्स्ट लाइन ऑफ क्वेश्चन से। अब इसको जेनेटिकली समझते हैं, ठीक है। इसी तरह के सवाल आपके नीट में आते हैं, इसी तरह के सवाल, एग्जैक्टली सेम सवाल। क्या ये आपका टॉल प्लांट हो गया विथ पर्पल फ्लावर, ये आपका डॉर्फ प्लांट हो गया विथ व्हाइट फ्लावर। मैं लिख भी देता हूं, टॉल प्लांट पर्पल फ्लावर, ड्वार्फ प्लांट व्हाइट फ्लावर, ठीक है। इनके बीच में हुआ भाई टेस्ट क्रॉस, टी पी एक गैमेट, ए दूसरा गैमेट, टी पी तीसरा गैमेट और टी पी चौथा गैमेट। कैसे बना? ये टी बना, टी बना, पी बना, पी बना। पहले इसने इसके साथ कॉम्बिनेशन किया, इसने इसके साथ किया, इसने इसके साथ किया और इसने इसके साथ किया, यानी 1 2 3 4। तो 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, 2 का 3 के साथ और 2 का 4 के साथ फ्यूजन हुआ, जैसे मैंने जो आपको ब्लड केस वाले में बताया था। ये 4 गैमेट्स बन गए। ये सारे हैं टॉल एंड पर्पल फ्लावर। ये प्योर लाइन है। अब क्या है, डॉर्फ एंड वो, तो टीपी इसके गैमेट्स बने। कैसे बने? डॉर्फ और डॉर्फ एंड व्हाइट फ्लावर। अब इनका क्रॉस हुआ, इनका क्रॉस हुआ तो कैसे होगा? इनका क्रॉस कैसे होगा? देखिए, टीपी एक गैमेट, टीपी एक गैमेट, टीपी दूसरा गैमेट, टीपी दूसरा गैमेट, ठीक है। इसका इससे हो गया तो टी टी पी पी और टी टी पी पी। सिमिलरली टी टी पी पी और टी टी पी पी।
टॉल एंड पर्पल। ये हो गए आपके F1, ये आपके F1 हो गए, टॉल एंड पर्पल, दिस इज योर F1। अब एग्जामिनर क्या कह रहा है कि F1 का हुआ टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस समझते हैं? टेस्ट क्रॉस एक ऐसा क्रॉस होता है, इस तरह का बैक क्रॉस होता है जिससे जीनोटाइपिक और जीनोटाइप के बारे में, जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी और जीनोटाइप के बारे में पता चल जाता है। तो F1 क्या है? F1 आपका T P T P, और ये है आपका पेरेंट। पेरेंट टेस्ट क्रॉस के केस में हमेशा रिसेसिव होता है। बस इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर रहे हैं तो ये जीन कर पाएंगे, ये जीन कर पाएगा, ये जीन कर पाएगा, और ये जीन कर पाएगा। ये क्या हुआ? टॉल और पर्पल। ये क्या हुआ? टॉल और व्हाइट। ये क्या हुआ? डॉर्फ और पर्पल। ये क्या हुआ? डॉर्फ और व्हाइट। इसमें एक ही तरह के गैमेट बनेंगे। बस अब क्या है, अब समझिए ये क्या पूछ रहा था? डॉर्फ और व्हाइट, डॉर्फ और पर्पल। डॉर्फ और पर्पल बनने की प्रोबेबिलिटी, अगर 4 तरह के गैमेट बन रहे हैं तो डॉर्फ और पर्पल बनने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/4 है, यानी कि 25% है, 25% है, क्योंकि यहां तो एक ही तरह का गैमेट बनेगा टी। तो बस 1/4 यहां से आ रहा है और 1 यहां से आ रहा है, यानी कि 25% प्रोबेबिलिटी है आपके डॉर्फ और, मैं इसको भी लिख देता हूं, डॉर्फ और एंड पर्पल होने की। ये सिंपल सा सवाल था जो आपने अभी सॉल्व करके देखा। आज का सेशन यही खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस सेशन। विशिंग यू अ वेरी गुड लक फॉर योर एग्जाम। अब आपके एग्जाम में ज्यादा टाइम नहीं रह गया है, 1 हफ्ते से भी कम रह गया है। प्लीज सीरियस रहिए, अपने मोमेंटम को बना के रखिए। एक छोटी सी आपसे बात शेयर करना चाहता हूं। इस समय आपका मोमेंटम अगर लूज हुआ, अगर आपने इस टाइम पे कोई मक्कारी करी, तो आपकी अभी तक की जितनी मेहनत है वो पानी हो जाएगी। तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि दिस इज द लास्ट फ्यू डेज ऑफ योर गेट एग्जाम। प्लीज अपने प्रमोटर को बाइंड रखिए और अपनी प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करते रहिए। ठीक है? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, जिसमें मैं कुछ जीन मैपिंग वगैरह के क्वेश्चंस कराऊंगा और जो थोड़े बहुत एनईटी टाइप क्वेश्चंस आएंगे करवा दूंगा। ऐसे मैंने कितने टाइप के क्वेश्चंस करवा दिए भाई। मैंने आप लोगों को, अगर मैं देखूं, हार्डी विंगर वाले भी करवा दिए कुछ सवाल। मैंने आपको mRNA और प्रोटीन्स वाले करवा दिए कि कोडॉन एंटीकोडॉन, मतलब एक कोडॉन से एक अमीनो एसिड बनता है। मैंने आपको लेंथ वाले भी करवा दिए कि नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स कैसे रहते हैं। मैंने आपको माइक्रोस्कोपी वाले भी करवा दिए सवाल। मैंने आपको जेनेटिक्स के भी कुछ एक आध सवाल करवा दिए। मैंने आपको पीएच वाले सवाल करवा दिए। मैंने आपको एंजाइम काइनेटिक्स के सवाल करवा दिए। मैंने आपको बहुत तरह के सवाल करवा दिए। मैंने आपको ग्रोथ एसेस करवा दिए, ग्रोथ डिसोसिएशन करवा दिया। और किस तरह के सवाल बचते हैं? मेरे ख्याल से मैंने अपनी तरफ से सारी कैटेगरीज मोर और लेस इंक्लूड कर ली है। ठीक है? कुछ कैटेगरीज हैं, जैसे कि एक ये जो डीएनए सुपर क्वाइलिंग वाला है वो हम कल डिस्कस करेंगे। एक और है कैटेगरी, इसमें आती है मैपिंग की। जूलॉजी में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है? और 2 दिन बॉटनी के एनीप्लॉयडी पॉलीप्लॉयडी पे क्वेश्चंस हैं, वो देख लेंगे। तो कल का सेशन छोटा रहेगा, आज का सेशन काफ़ी लंबा हो गया है। मेरे ख्याल से 1 घंटे से ऊपर से हम पढ़ रहे हैं। ठीक है? तो आप लोग रेस्ट लीजिए अब इस सेशन को। ये सेशंस इस तरह के सेशंस हैं कि अगर आप साइड बाय साइड मेरे साथ करते रहेंगे ना, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। वही सेम यूजुअल
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, अपने कलीग्स के साथ, जूनियर्स के साथ, सीनियर्स के साथ शेयर करिए और मुझे फीडबैक दीजिए। और 2 चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड ज़रूर करूँगा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज़ द लिंक टू वो जो पहले सवाल हम लोगों ने किया था ERV IRV वाला, ब्रीदिंग इन एक्सचेंज वाला। दूसरा एंड सबसे इम्पोर्टेंट, मैं आपको क्वेश्चंस का जो मैंने अभी क्वेश्चंस लिखे थे उन सब का आपको एक PDF बना के दे दूँगा, ठीक है। कमेंट करिए PDF, तो मैं आपको दे दूँगा। ओके, टेक केयर, बाय, गुड नाइट।